बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सुबह दरख्शां के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सुबह दम आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे प्रोग्राम्स इल्म व आगही के गिर्द घूमते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको इल्म की ऐसी शुआओं से मुनव्वर किया जाए कि जो हमारे किरदार को भी खूबसूरत बना दें, रोशन बना दें, हमारे अफ़कार को भी। और ज़ाहिर है, पहले जब अफ़कार और नॉलेज और आगही हमें मिलेगी, उसी रोशनी के ज़रिए हम फिर अपनी दीनो दुनिया दोनों को जगमगा सकते हैं। आज नाज़रीन एक बहुत अहम मौजू, जिस पर हम पहले भी कुछ प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन ये इतना अहम मौजू है कि इसके बारे में नौजवानों को, जवानों को, तलबा को, बल्कि वालिदैन को भी, इसातिज़ा को भी इस मज़मून, इस सब्जेक्ट, इस नॉलेज, इस डिसिप्लिन के बारे में आगाह होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही मैं नाम लूँगा आप जान जाएंगे कि आगे की दुनिया में इस डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, चाहे वो इल्म की दुनिया हो, अमल की दुनिया हो, रूहानियत की दुनिया हो। इल्म व आगही के हवाले से मौजू बहुत अहम है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत। एक जनरल बात भी होगी और ख़ुसूसन फिर वालिदैन, इसातिज़ा और तलबा के लिए ज़रूर बात होगी कि हम इसको अपनी तालीम को बेहतर बनाने और सीखने के अमल को इफ़ेक्टिव करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब मौजूद हैं। हमारे मुल्क की एक मारूफ़ यूनिवर्सिटी में आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बल्कि डीन है और कंप्यूटर साइंसेस के का मौजू आपका डिपार्टमेंट है। और मेरी जो ज़ाती मुलाकात है उसमें भी मैं जानता हूँ कि इस शोबे में वन ऑफ़ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन पाकिस्तान। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब मौजूद हैं। आप भी हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंसेज से ताल्लुक़ रखते हैं और आप दोनों की फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। डॉक्टर साहब, जब हम ऐसे मेज़बान गुफ्तगू करते हैं और आप ऐसे एक्सपर्ट सामने हो तो हम थोड़ा जो इफ्तिताही अल्फाज भी बड़ी एहतियात से अदा करते हैं कि कम अज़ कम उस शोबे का तारुफ़ हो जाए, लेकिन असल बात तो आपने करनी होती है। मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले तो आपसे पूछेंगे ये है क्या, क्योंकि बहुत इस फ्रेज़ का, इन अल्फाज की इस तरकीब का, मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका अब हमारी ज़िंदगियों में सुनने की हद तक बहुत अमल दखल हो गया, लेकिन ये एक्चुअली है क्या, शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। आपसे चाहेंगे आप दोनों हज़रात से पहले इसके बारे में हमें बताइए। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इनवाइट किया और इतना अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपने हमें बात करने का मौका दिया। मैं कहूँगा अपने सुनने वालों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सर आपने एक ऐसे मौजू पर यानी हमें बात करने का मौका दिया कि जो आजकल ना इट्स वेरी कॉमन। तो आप इसको हर जगह देखेंगे, हर दूसरा तीसरा बंदा आपको किसी ना किसी तरीके से एआई, मसनूई जहानत पर बात करते हुए जी नजर आ जी, रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड इसका बता दूं कि इसकी जो बर्थ है वो कोई 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 बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत एज से नहीं हुई, बहुत एजेड नहीं है ये, तकरीबन 40s और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सपर्ट सिस्टम्स का फिर दौर हुआ 80s में, और उसके बाद फिर मशीन लर्निंग आई हमारे पास, फिर डीप लर्निंग, और उसके बाद जनरेटिव एआई जो कि 2022 में फॉर्मली आकर जो है ना वो लॉन्च हुई। इसके सर बहुत सारे डायमेंशंस हैं एआई के, मसनूई जहानत के। इसको अगर मैं एक सेंटेंस में अगर सर बताऊं तो वो ये कि फंडामेंटली हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को इस काबिल बना रहे हैं कि वो थिंक करे और उसके बाद फिर हमें रिस्पॉन्ड करे। सही। अब उसकी जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो, उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग। हम्म। पहले तो हम यानी एक जिस तरह एक बच्चा है छोटा, उसकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं, तो सिमिलरली उसी तरह से हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत के मॉडल्स की भी ट्रेनिंग करवाते हैं, और उसके बाद फिर जाकर हम उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मे बी सारे जो ऑडियंस है उसको ना अंडरस्टैंड कर सके। इस ट्रेनिंग प्रोसेस को और उसके बाद फिर उसकी प्रोडिक्शन को, यानी जब हम ट्रेन करवा कर उससे प्रोडिक्शन लेते हैं, कभी जब जिस तरह बहुत सारे मॉडल्स हैं, आगे हम बात करेंगे इस पर। उसमें ये कि जो उसकी
है वो फिर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमने एक मॉडल ट्रेन कर लिया। लेट्स सपोज हमने जिस तरह हम अपने बच्चों को सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें उनको हमने सिखा ली, उसके बाद फिर उनसे हम लेते रहते हैं, रिस्पांस लेते रहते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर एक हमारी लाइफ का एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया है। सो इसके बगैर मतलब आप बहुत मुश्किल है हम मतलब रह सकें या इवन के थिंक भी कर सकें। जी, सो हमारे बेशक। रोजमर्रा के मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सो इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जी, एक डॉक्टर बिल्कुल साहब आप जिसको कहते हैं इजाज़त दें तो ना एक इंटीग्रेटेड पार्ट। प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब को भी गुफ्तगू में शरीक कर लें। डॉक्टर साहब ने इसकी एक टेक्निकल बात को बहुत सादा अल्फाज में बयान किया कि कंप्यूटर को इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो ख़ुद थिंक करे, प्रॉब्लम सॉल्व करे और हमें रिस्पॉन्ड करे और प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दे। हमारी अमली ज़िंदगी में आजकल इसका क्या अमल दखल है, अभी हम इस पर बात करेंगे और फिर तालीमी हवाले से हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं वो फिर हम बाद में बात करेंगे। जी जी, प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली। जी जी, थैंक यू अजहर साहब, आपका आपने इनवाइट किया, और नाजरीन का भी शुक्रिया कि वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये जो आप क्वेश्चन पहला किया मैं उसी पे आता हूँ, आपने बड़ी अच्छी तरीके से समराइज़ कर दिया। ये बेसिकली एक हम ये इसको कहते हैं हम ये कंप्यूटर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा सिस्टम हम डिज़ाइन करना चाह रहे होते हैं, बनाना चाह रहे हैं, या बना हुआ होता है, ऑलरेडी ट्रेंड होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कुछ डेटा होता है जिससे सिखाते हैं अपने सिस्टम को, उस मशीन को सिखाते हैं। मशीन हमारी कंप्यूटर है, इसलिए मशीन लर्निंग का भी इस पे एक जिक्र आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड है। तो ये उसको सिखाते हैं, डेटा दिया होता है, जिस तरह के काम लोगों ने पहले किए हुए हैं उन पे ट्रेन करते हैं उसको, वो मॉडल एक बन जाता है। फिर वो मॉडल जो है वो हम दूसरे उस तरह के कामों के लिए एक डिसीजन लेना होता है, एक अपने फैसला करना होता है किसी ख़ास प्रॉब्लम को लेके चलने के लिए। तो उस प्रॉब्लम के लिए फिर हम वहाँ से उसके उसी सिस्टम से एक फैसला लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, जो कि हमें आगे जाके अपने काम में इस्तेमाल करना होता है। तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है इस सेंस में कि ये एक हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है जो आपके मोबाइल पे भी हम ले सकते हैं, किसी जो आपका लैपटॉप्स हैं किसी जगह पे वो आपके इस तरह की पड़े हुए हैं, और उनको आप यूज़ करते हैं। ऐसे पहले वो ट्रेन हुए होते हैं, उनको यूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने। और वो प्रॉब्लम हमारे हैं, जैसे अभी आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया है मेरे से, वो ये है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब दुनिया का, अब हमारी ज़िंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये इस तरह की मशीन हम डिज़ाइन करके रखी हुई है जो इंसान की तरह सोचती है। जिस तरह इंसान थिंकिंग करता है, मेरे को प्रॉब्लम दीजिए तो पहले हम ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू कर लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कौन से स्टेप्स लिए जाए, उन स्टेप्स को कैसे हम सीक्वेंशियली एक तरतीब के साथ उसको हल करते जाएं, तो और अपने रिजल्ट पे पहुंच जाए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। इसी तरह ये कंप्यूटर भी, ये जो एल्गोरिदम, जैसे डॉक्टर मेहदी साहब ने जिक्र किया है कि एक एल्गोरिदम है, एक पूरा वो सीक्वेंस होता है, उनको इस्तेमाल करते हुए, ट्रेन मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हम वो अप्लाई करते हैं। तो इस वक्त दुनिया हमारी जो दुनिया में जितना की प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी शोबे हैं, हर जगह पे एआई इस्तेमाल हो रही है। यानी एजुकेशन की तो आज हम बात करेंगे, वास्ट एक्सपीरियंस है डॉक्टर मेहदी का, और मैंने भी काफ़ी इनमें काम किया। मेडिकल सेक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल जो है, इस तरह एग्रीकल्चर के सेटअप पे हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, अभी अप्लाई किया हुआ है। इस तरह जो डॉक्टर साहब का भी एक स्टूडेंट, अभी वो तफसील से बताएंगे डॉक्टर मेहदी साहब ने, आजकल जो लॉ है हमारा, जो जुडिशरी है, उसमें आप लोग चाह रहे हैं इसको अप्लाई करना। तो उन्हें अभी एक पीएचडी स्टूडेंट को अभी करवाई है डॉक्टर मेहदी ने, जो इसी में है कि अगर एक एफआईआर कटती है तो उसके आगे वो बताएंगे, तफसील ज़्यादा वही बताएंगे आपको। तो ये बहुत कोई शोबा ऐसा नहीं है यानी जिसमें ये ना हो। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मेहदी हसन की जानिब आता हूँ, और फिर डॉक्टर साहब आपसे भी, डॉक्टर प्रोफेसर सफदर अली साहब, ये इंटरेक्शन अभी हमारे पास वक्त है, इंशाल्लाह जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात ना हमें लोग कहते हैं कि दुनिया जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, मसनूई ज़हानत की तरफ, तो ठीक है, लेकिन हमें क्या लेना देना है, और ठीक है जारी होगी। तो मैं उनको इस तरह से समझाता हूँ ले मैन के तौर पर कि पहले हम चेक काटते थे, पैसे निकालते थे और लाइन में खड़े होते थे। अब हम जाते हैं, कार्ड देते हैं, जब वो कार्ड पे हम अपना कोड डालते हैं तो ये भी मसनूई ज़हानत ही है किस्म की, कि वो
उसको रीड करता है कि भाई ये जिस बंदे ने कार्ड डाला है ये उसी का है, किसी और का तो नहीं चोरी हुआ हुआ, तो ये वो थिंक ही कर रहा है ना। लेकिन आजकल की दुनिया में मैं आपको बताऊं, मैं एक बैंक की ब्रांच में गया पैसे जमा कराने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अब आप कागज़ पे पैसे नहीं जमा होंगे, आप जाएं वो CDM मशीन है उसमें वो आप कैश डालें, वो जो है वो जमा करेगी। अब वो मुझे प्रोसेस पता होना चाहिए तो तभी, और ये सारी मसनूई ज़हानत ही है। अब वो एक ब्रांच ने किया है, ये आहिस्ता आहिस्ता सारे बैंक ये कर देंगे, जैसे हम निकालते हैं पैसे अब जमा भी इसी तरह होंगे। यानी मसनूई ज़हानत को अब समझे बग़ैर हमारा काम दुनिया का चलेगा नहीं। फरमाइएगा डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आपने आपती साहब बिल्कुल 100% ठीक कहा कि हम चाह कर या ना चाह कर एआई यूज कर रहे हैं। सो उसका असल में हम जो एआई यूज कर रहे हैं ना सर, मोस्टली हम यूजर हैं, एंड यूजर हैं। सो इस एंड यूजर की वजह से हमारी बहुत सारी फिर लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। जिस तरह पिछले दिनों कुछ ब्रेक डाउन हुए थे कुछ सिस्टम्स के, सो उसमें बहुत सारी कुछ एयरलाइंस थी वो हुई, बहुत सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। सो एंड यूजर हैं हम जो यूज कर रहे हैं ना जितनी भी चीज़ें, ये सारी एंड यूजर हैं। सो हमारी ये ख्वाहिश है एज बीइंग एन एकेडमिक पर्सन, सो हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इसके प्रोड्यूसर बने, वाह वाह, यानी हम प्रोड्यूस करें एआई को, बहुत खूब। ताकि हमारी जो आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए, और दूसरा ये कि हम अपनी मुल्क की इकोनॉमी को भी इससे बेहतर कर सकते हैं। सो रिसेंटली बल्कि एक तकरीबन 1 साल पहले पाकिस्तान हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, एआई पॉलिसी उसने दी है। अब वो एआई पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसमें बहुत ही इंटीग्रेटेड और बहुत ही एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी है, जिसमें नौजवानों की ट्रेनिंग कराना, जो लेटेस्ट जो जो कोर्सेज चल रहे हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड के हैं उनसे उनको ट्रेन करवाना, उसके बाद फिर उनकी जॉब, और उसके बाद फर्दर उसकी टेक कंपनीज को बनाना। सो इस तरह से हम चलते हुए हम अपने मुल्क के लिए एक बहुत ही जिसको कहते हैं फॉरेन रिजर्व या वो भी हम जनरेट कर रहे होंगे, और साथ में हमारा जो जो लेवल होगा, जो एकेडमिक लेवल होगा, जो जो टेक लेवल होगा, वो भी हम वर्ल्ड को compete कर रहे होंगे। सो इस एंड यूजर से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जहाँ भी जाते हैं बड़ी फैसिलिटी है, बड़ी आसानी हो गई है। सर ये जितना चीज़ें हैं ना, हम इसको एंड यूजर के तौर पर देख रहे हैं। वी नीड टू बिकम अ प्रोड्यूसर, वाह, यानी हम इनको प्रोड्यूस करें, एल्गोरिदम्स लिखें, अपने यूनिवर्सिटीज़ को अपडेट करें, लेटेस्ट नॉलेज इम्पार्ट करें, ताकि हमारे जो नौजवान हैं, और हमारा जो सरमाया है ना सर, वो हमारे नौजवान हैं। सो ये सही, नौजवान जितने भी हैं, इनको अगर हमने वेल इक्विप कर दिया और इनको अच्छा जो जो एक बैकग्राउंड के साथ, और उनको एआई और मसनूई जहानत हमने इनको सिखा दी, इनको करा दी, तो फिर पाकिस्तान का कोई फ्यूचर के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो बिल्कुल हमें जो चाहिए एज ए, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं एज ए ओवरऑल यानी कंट्री में और लेवल पर, हम इस एंड यूजर से निकलकर हम प्रोड्यूसर पर आए, ताकि लेट्स सपोज हम आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, देखिए ये जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं ऑनलाइन का, सो इसको भी हम एज ए एंड यूजर के यूज कर रहे हैं। सही, सो बिल्कुल सही। व्हाई नॉट कि हम इसको प्रोड्यूस करते और दुनिया इसको यूज करती और फिर उससे बेनिफिट लेती। सो उससे हमारा जो स्किल और हमारी जो टेक्निकल लेवल है ना सर, वो बहुत हाई होगा। बेशक बेशक बेशक। ये डॉक्टर साहब आपने दोनों हजरात ने इस सेशन में बहुत ही काम की बातें की। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तालीम, हमने अपने पहले सेशन में ख़ुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से गुफ्तगू की कि ये है क्या, और अब किस तरह ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में आ गई है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत से दामन छुड़ाना चाहें तो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन दोनों प्रोफेसर साहिबान ने और फिर डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने बताया कि हम तो अभी दुनिया सिस्टम बना रही है एआई के और हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हमें अगले मरहले में कदम रखना है कि ख़ुद एआई को हमें प्रोड्यूस करना है। एआई और तालीम, जब हम वक्फे के बाद आएंगे तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम के मौक़े क्या हैं पाकिस्तान में, इसका स्कोप क्या है, यानी अगर हम तालीम हासिल कर लें तो फिर ये हम कहाँ कहाँ इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं,
और फिर कौन से मराहिल हैं जो हमें एआई की एजुकेशन से पहले तय करने, इस पर गुफ्तगू होगी। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हम जल्दी वापस आते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मसनूई ज़हानत और तालीम, इस पर गुफ्तगू प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन, प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली, हमारे मुल्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंसिस की दो बहुत क्वालिफाइड शख्सियत, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब, आपसे पूछना चाहूँगा और यही सवाल फिर वापस प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन की जानिब भी जाऊँगा। डॉक्टर साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम कहाँ से शुरू होती है? क्योंकि हमने एज एन एजुकेशनिस्ट या मैंने एज ए स्टूडेंट काउंसलर हमेशा इस चीज़ को प्रमोट किया है कि पहले बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, और इसी तरह मसलन इंजीनियरिंग भी हो तो पहले बेसिक इंजीनियरिंग, या कंप्यूटर साइंसेस भी हो पहले बेसिक कंप्यूटर साइंसेस हो, और उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पावर या टेलीकॉम या जिस तरफ भी जाने जाएं। आप दोनों शख्सियात का इसमें क्या, क्योंकि एक व्यू ये भी है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में आ गई है कि अब 4 ईयर प्रोग्राम से भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएँ तो ठीक है। कॉलेज की तालीम के बाद जब हम जो कॉलेज से मेरी मुराद है कि जब 12वीं जमात हम यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में 12वीं जमात तक को कॉलेज कहा जाता है, 12वीं जमात के बाद चाहे ए लेवल करें 12वीं, हम यूनिवर्सिटी में आए वहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू होगी, या इवन अब ए लेवल, ओ लेवल, मैट्रिक, एफएससी वहीं से भी शुरू हो जाती है? आप दोनों हजरात से ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है तलबा के लिए और इसातिज़ा वालिदैन के लिए जो मैं पूछना चाहूँगा। जी प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब। जी सर, थैंक यू। आपका इस क्वेश्चन का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये यूज़फुल भी बहुत होगा। असल में ये जो तालीम है इसकी बुनियाद पहले जब बच्चा स्कूल में जाता है वहीं से शुरू हो जाती है, अगर आप देखें गौर से तो। क्योंकि इसकी बुनियाद मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ये सारे कोर्सेज, ये सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। जब इनका नॉलेज इकट्ठा होता है तो स्टेप बाय स्टेप फिर अगली क्लासेस में आते हैं बचपन से। यानी आप प्राइमरी से अगर शुरू करें, प्राइमरी की एजुकेशन, फिर मिडल, फिर उसके बाद मैट्रिक, और उसके बाद जो आप कॉलेज की बात कर रहे थे वहाँ से और उससे ऑनवर्ड। तो ये सारी चीज़ें उसकी बैकग्राउंड है। जब तक ये नॉलेज नहीं होगा बेसिक मैथमेटिक्स का, बेसिक जो आपकी फिज़िक्स है उसके प्रिंसिपल्स का, जो प्रिंसिपल्स हर जगह इस्तेमाल होते हैं, इंजीनियरिंग में भी हर तरह, इस तरह जो आपकी केमिस्ट्री है। और क्योंकि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये इसने हर शोबे में ये अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए हर शोबे का जो डोमेन नॉलेज है, उस एरिया का नॉलेज है, वो होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो डोमेन नॉलेज और प्लस एआई का नॉलेज ये नहीं इकट्ठा होगा तो आप कैसे इसको इम्प्लाई करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो दोनों चीज़ों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है कि आपका बेसिक एजुकेशन कंप्यूटर साइंस की और प्लस उस एरिया की जिसमें इसको आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। एक बात तो ये होगी कि ये ग्रेजुअली ये होता है। और अब तो ये क्योंकि अब तालीम और एआई की आपने बात की है तो अब मेरा ख्याल है ये तो अब शुरू से ही हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो एचईसी की पॉलिसी है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें ये बड़े क्लियरली डिफाइन किया गया है कि हर सब्जेक्ट जो बीएस लेवल का होगा कम से कम उसमें एआई पढ़ाया जाएगा। अगर बिजनेस है तो एआई साथ होगी, अगर बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं एआई होगी, इसी तरह। और अगर मेडिसिन पढ़ रहे हैं, मेडिकल के कोर्सेज को पढ़ रहे हैं तो उसमें भी एआई होगी। अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो साथ एआई होगी। तो जो भी इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, बेसिक जो भी आगे अप्लाइड चीज़ें हैं, तो एआई उसका पार्ट है। तो ये तो सीखना पड़ेगा हर एक को, इससे हमारा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रेंथन होगा, उसमें आपका रेवेन्यू बड़ा अच्छा जनरेट होगा, मुल्क में इकानमी स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा ऐसा इकदाम भी है और ये इस्तेमाल शुरू से हो जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये है कि इसका जो बेसिस मैंने बताया है इसमें प्रोबेबिलिटी के हैं। प्रोबेबिलिटी कोर्सेज आप देखते हैं तो एफएससी में शुरू हो जाते हैं, थोड़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाया जाता है। स्टैट्स बहुत ज़रूरी है इस के लिए। स्टैटिस्टिकल नॉलेज जब तक नहीं होगा, आप एनालिसिस नहीं करेंगे, चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, उस पर जो इन्फ्रेंसेस हैं जो आपको वहाँ से मिल रहे हैं, आपके मॉडल जो बनाने हैं एआई के, उनको इस्तेमाल करने के लिए, तो ये बहुत फंडामेंटल और बेसिक चीज़ें हैं। ये समझें, ये ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें मिल के आपका एआई का तरफ हमारा सफ़र जाएगा। तो ये कहीं रुकेगा नहीं और ये स्टार्ट से ही होगा, पहले दिन से जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होगा। आप देखें आज का बच्चा जो है, अगर आप अपने घर में आगे पीछे अगर देखें तो स्टार्ट में ही वो मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं
और वहीं से वो उसे गेम्स खेलना शुरू कर देता है, और वहीं से वो उसने, तो इसकी लर्निंग तो अभी स्कूल जाने से पहले ही शुरू हो गई होती है वो जो आजकल के दौर में। तो लिहाजा सर ये जो है ये अब बड़ी फंडामेंटल नीड बनेगी हर शख्स की। और ये तालीम जो है ये भी आगे जाके हम फर्दर बात करते हैं, आप डॉक्टर मेहदी साहब से ले लें जी जी, इसका डॉक्टर मेहदी जवाब, हसन तो फिर हम साहब फर्दर डिस्कस करते के हैं। व्यूज़ पूछते हैं इसी उस पर कि एक तो जो मुझे प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली की बात से समझ आई, जो मैं अक्स कर सकता हूँ कि एक तो ये शुरू ही से एज ए सब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एआई अब यूज़ शुरू ही से हो जाएगी, और ये हमारी ज़िंदगियों का, तालीमी ज़िंदगी का शुरू ही से हिस्सा बन जाएगी। फिर यह है कि अगर हमने ख़ुद एआई का शोबा अडॉप्ट करना हो तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, या हर शोबे में बहरहाल अब एआई जो है उसको उसका भी प्रोड्यूसर बनने के चांसेस मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब। जी, थैंक यू सर। आतिश साहब, देखिए एआई अगर आप स्पेशलाइज्ड करते हैं वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अभी रिसेंटली हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसने एक मैंडेटरी कोर्स कहा, कहता है जो जो चाहे जिस भी प्रोग्राम में स्टूडेंट इनरोल है, चाहे वो लिटरेचर में है या इस्लामिक स्टडीज में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, किसी भी फील्ड में, हर एक को जो एक कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो मैंडेटरी है, वो पढ़ना है। सो इसका मतलब ये है कि भाई अब कोई भी फील्ड, जिस तरह डॉक्टर सफदर साहब ने कहा, कोई भी फील्ड एआई के बगैर चलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, दूसरा सर जो सर डॉक्टर सफदर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, आपका जो क्वेश्चन था कि भाई हमें करना क्या चाहिए, फाउंडेशन कैसे हमें स्टार्ट करनी चाहिए। जी जी। सर इसकी फाउंडेशन तो बड़ी क्लियर है। इसकी जो फाउंडेशन है सर वो मैथ्स और स्टैट से, बाकी कोर्सेज भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर ये आगे चलती रहती है। सो इसका मतलब कि हमें अगर मैथ्स नहीं आती, और हमारे मैथ्स का मतलब कि अगर लेट्स सपोज, मैथ में मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेट्स सपोज जिस तरह हम कहते हैं जी मैट्रिसेस हैं, भाई मैट्रिसेस को कैसे डील करना है, हमारे जितने भी ये जो मॉडल्स हैं बड़े बड़े, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स करते हैं कहते हैं, या एआई के दूसरे जो डीप लर्निंग वगैरह के, वो सारे मैट्रिसेस पर काम करते हैं। सो इसका मतलब ये कि हमें जब तक डेप्थ नॉलेज ना हो, और जो जो भी हम कंसेप्ट पढ़ते यानी पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, खासतौर पर साइंस सब्जेक्ट का, उसका एप्लीकेशन हमारे, मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारे जितने भी टीचर्स हैं जो सुन रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन जरूर बताइएगा सर, क्योंकि आप एप्लीकेशन बताएंगे तो स्टूडेंट में इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा तो फिर जाकर स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकेगा। सही। सो दूसरा सर आपका जो क्वेश्चन था कि स्पेशलाइज्ड हम एआई की तरफ अगर हम जाएं, सर स्पेशलाइज्ड की तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन स्पेशलाइज्ड के लिए भी उसके फंडामेंटल जरूरी है। अब सही। एआई के लिए जो उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसके लिए हमें मैथ्स आनी चाहिए, हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और हमें एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए। सो ये तीनों जो शोबे हैं, ये किसी भी शोबे में, आप चाहे इंजीनियरिंग का देखें, कंप्यूटिंग का देखें, एआई का, किसी भी फील्ड में जाए, सो ये आपके लिए मैंडेटरी है, आपके लिए ज़रूरी है। सो इनके बगैर, यानी आप चाहे अगर ये नहीं करते, वैसे जाते हैं कोई टाइटल आप ले लेते हैं, सो वो एक एंड यूज़र तो प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो एक एक थिंकर, एक साइंटिस्ट, एक फॉरवर्ड लुकिंग जो एक एक रिसर्चर है या एक पर्सन है, वो प्रोड्यूस करना उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा सर। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब, आपके व्यूज़ इस बारे में क्या हैं, जो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 4 ईयर प्रोग्राम में शुरू से एआई रख ली जाए, या पहले कंप्यूटर साइंस रखा जाए और फिर स्पेशलाइज एआई में किया जाए, या अपने अपने रुझान को देखते हुए, स्कोप को देखते हुए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आप क्या फरमाएंगे? अब बिल्कुल जो आपने हर में कहा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली अब जो आगे जा रहा है जैसे अभी तो ब्रांचेस बनी हुई ना, कोई एआई में जा रहा है, कोई साइबर सिक्योरिटी में जा रहा है, कोई डेटा साइंस में, कोई जो है वो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस में। इस तरीके अब जो डिग्री है वो इस तरीके से डिज़ाइन हो रही है कि मेन आपका जो कंप्यूटर साइंस का मजमून होगा, सब्जेक्ट होगा, और उसकी स्पेशलाइजेशन आगे जो मैंने नाम लिए फील्ड जो वो होंगी जिसमें एआई भी शामिल होगी। तो एआई इज द स्पेशल फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस होगी, इस तरीके से
ये कोर्स करिकुलम जो है वो डिज़ाइन हो रहे हैं और उस तरीके से फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें जाएंगी। तो लिहाजा बेस फिर उसकी कंप्यूटर साइंस ही है, जो अभी डॉक्टर मेहदी साहब ने इनको इंडिकेट किया। आपकी वो चीज़ें स्ट्रांग होंगी, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग्स होंगे, तो अगले जो एंडिंग वाले कोर्सेज होते हैं वहाँ पे आप वो एआई रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनको ज़्यादा आप पढ़ेंगे, तो वो आपकी स्पेशलाइजेशन कंसिडर हो जाएगी। जैसे मेडिकल्स में भी होता है, दूसरे फील्ड्स में होता है कि मेन आपकी एक फील्ड होती है और फिर जो आखिरी सेमेस्टर्स होते हैं वहाँ आप जिन कोर्सेज को ज़्यादा ले रहे हैं, जिस तरफ आपका रुझान होता है, आपकी डायरेक्शन वो बन रही होती है, आपकी इंटरेस्ट होती है, तो वो वाले कोर्सेज आप ले रहे होते हैं। तो लिहाजा कंप्यूटर साइंस तो बेसिस है, फंडामेंटल है, ये कंप्यूटर साइंस के बेसिस कोर्सेज आपको आते होंगे। तो आगे आप जो है आप साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं, आप एआई में भी जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे डेटा माइनिंग है, डेटा साइंस की है, उधर जा सकते हैं। तो ये ओपन फिर हो जाएगा, बेस की कंप्यूटर साइंस ही होगी। बेशक बेशक। अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, एक क्वेश्चन और भी आता है बग़ैर किसी इदारे का नाम लिए, किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये देखा जाए कि जिस यूनिवर्सिटी में, जिस इदारे में आप जा रहे हैं, उसमें ये डिसिप्लिन, ये सब्जेक्ट या ये ट्रेड जो है ये कितनी मज़बूत है, फैकल्टी कितनी मज़बूत है। बाज़ इदारे ऐसे होते हैं वो किसी और डिसिप्लिन में मज़बूत होते हैं, बाज़ किसी और में। ये जैसे मैंने कहा कि नाम लिए बगैर कुछ क्राइटेरिया भी हमारे वालिदैन को, तलबा को, इसातिज़ा को आप बता दीजिए। जी सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका और बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो अभी आपने कहा कि भाई इदारे चूज करते वक्त क्या हम मतलब इदारे की क्या चीज़ देखें, कोई भी इदारा हो सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी फैकल्टी। हम्म आप वहां पर देखें आपके पास, उनके पास, उस इदारे के पास कितने लोग हैं जो पीएचडीज है, और उनकी जो रिसर्च है क्या वो रिसर्च में एक्टिव भी है कि नहीं है, उनकी पीएचडी कहाँ से है, प्रोफाइल। आजकल हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती है। सो अगर थोड़ा सा आप सर्च करके जाएं, थोड़ा आप होमवर्क करके जाएं, सो इसमें डिसीजन करना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली डिसीजन हो सकता है। सो उसमें सर एक तो आपको फैकल्टी देखना होगी, और दूसरा उनके पास जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं कि भी क्या उनके पास कोई नेशनल सेंटर्स हैं, क्या उनके पास कोई फंडेड रिसर्च है किसी किसी इदारे से। जिस तरह हमारे पास काफ़ी सारे इदारे हैं, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, उसके बाद हमारे पास आईसीटी इग्नाइट के हैं, उसके बाद एचईसी है, और भी काफ़ी सारे इदारे हैं जो फंडिंग देते हैं, फंडिंग फैकल्टी को देते हैं कि ताकि वो नए आइडियाज़ पर काम करवा सकें। सो यानी और दूसरा ये कि लैब्स, हम कंप्यूटर लैब्स एआई में जाएं, कंप्यूटर साइंस में जाएं, किसी भी कंप्यूटिंग की फील्ड में जाएं ना सर, सो लैब बहुत रोल प्ले करते हैं। सो क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट उस पर करना है, आपने अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उस पर करनी है, और उसी से फिर आपने फर्दर जो आगे जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना है। सो फैकल्टी का होना, और उस यूनिवर्सिटी में जो फंडिंग, उसकी जो स्टेटस है फैकल्टी के पास वो कितनी है, और तीसरे नंबर पर उनकी जो लैब्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। सो बाद औक़ात होती हैं जो लैब्स, हो सकता है किसी जगह पर ऐसी भी हों जस्ट फॉर्मेलिटी हो, चलें जी नंबर पूरे हैं, बट उसमें भी मैं देखना पड़ेगा क्या स्पेशलाइज्ड लैब हैं या नहीं है। जिस तरह एआई पर बात हो रही है सर, इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स चाहिए, हमें जीपीयूज चाहिए, ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट्स करा सके, ताकि उन पर हम उनको हैंड्स ऑन करवा के उनसे हम जो आगे जो 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 टेक कंपनीज है वो हम खड़ी करवा सके। सो ये तीन इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और एक ये हर एक यूनिवर्सिटी में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेटिव, जो जो एचईसी ने एक दिया है, कहते हैं ये बहुत जरूरी है हर एक यूनिवर्सिटी की, उसको भी जरूर देखना चाहिए कि वो कितना एक्टिव है, जी। क्या उसके डॉक्टर साहब हमें एक वक्फे अंदर पे जाना है, एक नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हम जल्दी वापस आते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तालीम और मस्नूई ज़हानत, इस पर गुफ्तगू प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन, प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली, कंप्यूटर साइंसेज और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत ही मालूमात अफसा गुफ्तगू फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहब वो बात गालिबन आपकी मुकम्मल नहीं हुई थी प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब के, जब हम एआई की तालीम के लिए कोई इदारा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज चुनें तो क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखें।
वो जो आपने वक्फे से कबल फैक्टर बयान किए थे वो भी ज़रा एक एक पॉइंट रिपीट कर दीजिए, और अगर कुछ और रह गया हो तो। जी, थैंक यू सर। इसमें आपके साथ जो मैं वक्फे से पहले बात कर रहा था, उसमें मैंने कहा 3 फैक्टर्स हैं, उनको कंसीडर करें। फैकल्टी, हम्म। उसके बाद उसके यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद उसके जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उस यूनिवर्सिटी में वो कितने हैं फैकल्टी के पास। चौथे नंबर पर हमारे पास है सर ऑरिक। ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में ऑरिक अवेलेबल है। जी जी। एक स्पेशलाइज्ड ईसीसी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि ऑरिक आपने हर एक यूनिवर्सिटी क्रिएट करे, और उसके इनसाइड उसके अंडर एक सर एक एक वर्क उसका एक कंपोनेंट है, दैट इज नोन एज बिग बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। सो वो कितना एक्टिव है। सो ये 3-4 फैक्टर अगर देख लें, पेरेंट्स देख लें और स्टूडेंट्स देख लें, जाने किसी भी इदारे को चूज करने से पहले, सो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल राइट जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो यूनिवर्सिटी है या जो इंस्टीट्यूशन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इदारे, कुछ हर इदारा अपने स्पेशलाइज्ड कुछ एरियाज हैं उनके लिए जाने जाते जी हैं। जी सो बेशक। ये 3-4 फैक्टर्स हैं सर, खासतौर पर कंप्यूटिंग की फील्ड में। इसको अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कंसीडर करें, सो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल राइट प्लेस पर अपने जो बच्चे हैं उनको जाकर इनरोल करवा सकते हैं और फर्दर वो जी जी। एजुकेशन ले सकते अच्छा, आप दोनों प्रोफेसर साहिबान से मैं क्वेश्चन करूंगा बाद में। जी असद साहब, मैं अगर थोड़ा सा ऐड ऑन करूँ इसी जी, क्वेश्चन ज़रूर में तो। ज़रूर ज़रूर जी जी। ज़रूर। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ वो सारे क्राइटेरियाज बताए हैं जो मैं ये जस्ट एक तो फिक्रे में बात करना चाहता हूँ कि ये हमारी एक नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल है, एचईसी के अंडर काम करती है। वो एक्रीडेशन देती है इन अदारों को जो कंप्यूटिंग वाले हैं। अगर एक्रीडिटेशन किसी इंस्टीट्यूट की, किसी यूनिवर्सिटी की, किसी डिपार्टमेंट की इससे हुई हुई है तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। वो उन्होंने देखी होती हैं, उसी के बेस पे वो उनको अलाउ करते हैं कि आपने ये जारी करें। एक तो ये आप देखेंगे कि वो एक्रीडेटेड है, एक्रीडेशन उसकी हुई हुई है नेशनल कंप्यूटिंग से। जो एक तो बात ये, और वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी जो डॉक्टर साहब ने मेंशन एक एक करके अलग अलग करके बताएंगी। दूसरी इसमें ये देखें कि जो उनके ग्रेजुएट हैं, जो पास आउट होते हैं, एलुमनाई जो उनके बनते हैं बाद में, उनका सक्सेस रेट मार्केट में क्या है, वो हम्म। किस तरीके से जाके यूजफुल वर्क कर रहे हैं, बहुत अपना खूब, यूजफुल हो रहे हैं। बहुत सही ठीक है। फरमाया आपने। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप वालिदैन जो हैं उनको कॉम्बिनेशन को देखें और फिर वो चूज़ करें अपने बच्चे को उस इंस्टीट्यूट इदारे में लेके जाए, आगे लेके इस एजुकेशन में अगर वो पढ़ाना चाहते हैं तो वो बड़ा उनके लिए यूज़फुल होगा। बेसिक ये चीज़ें साफ जरूर देख बहुत लें खूब, जैसे डॉक्टर बहुत साहब खूब, ने। बहुत खूब। जी दोनों सर, थैंक यू। प्रोफेसर साहिबान से एक मैं क्वेश्चन करूंगा कि होता क्या है कि जब भी कोई शोबा मशहूर हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे एक्सपर्ट मशहूर करें चाहे आम आदमी मशहूर कर दें, वो जिसको भेड़ चाल कहते हैं, तो स्टूडेंट्स और यंग लोग उस पर धड़ाधड़ जाना शुरू हो जाते हैं और बाद में पता चलता है सैचुरेशन हो गई और जॉब्स ही नहीं है। तो इसके क्या क्या मौके हैं वो मैं करूँगा बाद में बात, हमारे पास कुछ टाइम है। उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा नाजरीन की दिलचस्पी के लिए आप दोनों हजरात से ये चाहता हूँ कि मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले मुस्तकबिल करीब में क्या क्या मौजज़ात बर्पा करने वाली है जिसके लिए हम तैयार रहें और फिर जिसको हम यूज़ करके पॉजिटिव वे से एंजॉय भी करें। दोनों पर पहले प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब। जी, आबिद साहब, आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अभी क्या ट्रेंड है और फ्यूचर में क्या होगा। सर, अभी जो ट्रेंड चल रहा है और वेरी नियर फ्यूचर जो हमें नज़र आ रहा है वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये काम किया, ऑप्टिमाइजेशन लेकर आया। ऑप्टिमाइजेशन इन सेंस में कि फॉर एग्जांपल पहले एक ऑफिस में कोई ऑफिस असिस्टेंट थे, 3 4 5 6 वो काम कर रहे थे। अब उसने क्या किया, आर्टिफिशियल जो एजेंट्स हैं, एआई एजेंट्स, वो उसने क्रिएट कर दिए। सो इसका मतलब ये हर फील्ड में है, सिर्फ मतलब ऑफिस में नहीं, हर फील्ड में, इवन के जो जॉब्स हैं उसमें भी। सो अब क्या किया, जो एजेंट्स हैं ऑटोमेटिकली वो काम कर रहे हैं आपके लिए जो एक ऑफिस असिस्टेंट ने करना था। आपको वो ईमेल भी कर रहे हैं, डेटा आ रहे हैं उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दें। सो इसका कहने का मकसद ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आकर जो लोअर एंड जॉब है वहां पर बहुत ज़्यादा एक एक जिसको कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। सही। सो लोअर एंड जॉब अब खत्म होती जा रही है।
सो अब ये अगर किसी ने आगे आना है तो उसके लिए उसकी यानी लोअर एंड तो खत्म हो गया, अब उसकी जो एनालिटिकल हम्म। और जो उसका जो जो कॉग्निटिव लेवल है वो हाई होगा, वो यानी हाई आप होगा ये तो फरमा रहे हैं जो पहले जैसे बॉसेस कहते थे, असिस्टेंट को बुलाते थे कि भाई फला फर्म को आपने एक लेटर लिखना है, उसका पिछला लेटर आया था उसको पढ़ के तो आपने ये लेटर उन्हें लिख के देना है, जवाब देना है और आपने वो फिर मुझे दिखाना है और फिर आपने ईमेल करना है। अब ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो गए, ना किसी असिस्टेंट को बुलाने की ज़रूरत है, ना उसे ये कहने की ज़रूरत है कि फर्म के पिछले लेटर देख दें, उसके मुताबिक जवाब दे दें। वो शेड्यूल करके उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर में देना है कि ये काम करना है, वो उस टाइम पे खुद ही कर देगा। आप ये फरमा रहे हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल सर ऐसे है। और इससे आगे जो जो लोअर एंड की जॉब्स हैं हर शोबे में, अब उसने इतना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि ये जो नए हमारे जो बच्चे ग्रेजुएट होकर जाते हैं, तो ये आप उससे पहले जो यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड बात हो रही थी, तो हम अपनी तरफ से अपनी यूनिवर्सिटी में ये कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम दें ताकि इनको जो जो इंडस्ट्रियल नीड है इस वक्त की और जो आगे फ्यूचर की वो भी हम उनको दे दें। और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा हायर एजुकेशन कमीशन को भी, और हमारी जो एक्रीडिटेशन काउंसिल है NCEAC, उन्होंने एक सर इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दी है, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप। सो अब इसका मतलब ये, अब स्टूडेंट जब वो एक BS प्रोग्राम में आएगा, वो जाकर इंडस्ट्री में कम से कम 2 मंथ्स की जाकर इंटर्नशिप भी करेगा, रियल टाइम जो उसको जो रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर है वो उसको मिलेगी। सो हम अपने इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग करते हैं एनुअली। सो उसमें इंडस्ट्री आती है, वो कहती है कि स्टूडेंट्स या जो ग्रेजुएट पास आउट हो रहे हैं, सो वो इंडस्ट्री रेडी नहीं है। इंडस्ट्री रेडी के लिए पाशा ने, जो हमारी जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर जो एसोसिएशन है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, उन्होंने रिपोर्ट्स भी लिखे, उन्होंने गैप्स भी बताए कि भाई ये गैप्स हैं, इनको आप फिल करें। उसके बाद ये है कि आपका एक जो ग्रेजुएट है वो इंडस्ट्री रेडी होगा। इसका सर जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो ये होगा, मैं इस वक्त ये फोरसी कर रहा हूँ कि ये इससे बहुत हाई एंड पर चला जाएगा। जो करंटली है ये तो मैं समझता हूँ उसका शायद 20 to 30% है, जो कि आगे 4 5 6 ईयर्स में होना है। सो उसके लिए हमने देखना है कि लेट्स सपोज जिस तरह इस वक्त इस 2026 में कोई स्टूडेंट आकर अगर एडमिशन लेगा किसी भी फील्ड में, लेट्स कंप्यूटिंग की, सो वो ये सोचे कि भाई 4 साल या 5 साल के बाद क्या सूरत हाल हो। सही। वो इसको माइंड में ना रखे कि भाई 1 साल के बाद क्या होगा या अभी क्या हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं, फ्यूचर को फोर्स ही करे। सो इस फ्यूचर में जितना इस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट हो रही है, सो फ्यूचर में ये हर फील्ड में होगा और इतना चैलेंजिंग बना देगा। इवन के हमारे जो एजुकेशन शोबा है उसको इसने इतना चैलेंजिंग बना दिया है। सो अब अगर कोई फैकल्टी, कोई प्रोफेसर या हमारे जो कॉलेजेस वगैरह में असातिज़ा पढ़ाते हैं, सो वो अपने आप को इन टेक्नोलॉजीज के साथ लिंक नहीं करेंगे या सिंक अपने आप को नहीं करेंगे या उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, सो ये बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाएगा। और उसके बाद फिर दोबारा हम कहाँ पर होंगे अगर हमने इसको वक्त यानी जो फोर्सी ना किया, हम सब दोबारा आ जाएंगे उसी पॉइंट पर का एंड यूज़र के तौर पर हम यूज़ कर रहे होंगे। और बाकी जो उसके जो डेवलपर थिंकर जो जो डेवलप करेंगे, जो 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 कंपनीज, टेक कंपनीज बनाएंगे, वो बिलियनियर हो जाएंगे और फिर या बिलियन डॉलर्स के बिजनेस करेंगे और हम वही एंड यूजर में रुके हुए होंगे। सो हमें ये कलेक्टिवली एज ए नेशन भी हमें ये देखना होगा कि हम आगे 5 साल 10 साल इसकी जो प्लानिंग है वो कैसे करनी है और इसको हमने कहाँ लेकर जाना है। अपना जो विजन और जो मिशन है उसको हमें बिल्कुल क्लियर करना है। जी प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब, मेरे सवाल का एक तरीके से इनडायरेक्ट जवाब भी उसमें आ गया कि इसका फ्यूचर क्या है, जॉब्स का फ्यूचर क्या है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम अपने आप को अलाइन करेंगे आइंदा आने वाली ज़रूरियात से, तो तभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ेंगे। हमारे पास मेरा ख्याल है 6 से 7 मिनट हैं। आधा आधा वक्त दोनों प्रोफेसर साहिबान से हम ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में आप AI का मुस्तकबिल स्टूडेंट के हवाले से, जॉब्स के हवाले से क्या देख रहे हैं? पहले प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब। जी जी, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे भी मैंने बताया है, हमारे ग्रेजुएट जो पास होके जा रहे हैं, हो रहे हैं, वो इक्विप्ड हो रहे हैं इन चीज़ों के साथ जो बेसिक चीज़ है। अब इसमें जो मेन जो प्रॉब्लम है वो इसके इस्तेमाल की है, यूज़ की है। जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देते हैं,
तो वो फ़ौरन क्या कर लेते हैं, जीपी चैट वगैरह से वो चैट जीपी जो है उससे वो लिखवा लेते हैं। अगर तो डॉक्टर मेहदी साहब ने जैसे मेंशन किया कि अगर जो हम सिर्फ इस्तेमाल में रहे, क्रिटिकल थिंकिंग जो है अपने स्टूडेंट में क्रिएट ना की, तो आगे बढ़ना फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर इस्तेमाल तक ही रहेंगे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं इस वक्त डिफरेंट इदारों में, और ये जो हमारी नेशनल काउंसिल है वो भी इसी पे जोर दे रही है कि जो आपकी एजुकेशन है वो आउटकम बेस्ड लर्निंग हो, OBE इसको कहते हैं। तो ये उस तहत जब हम ग्रेजुएट को ट्यून करते हैं तो उसमें हम इनोवेशन, क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह की चीज़ों को एनहांस करना है। जब ये चीज़ें हमारे ग्रेजुएट में एनहांस होंगी तो फ्यूचर में ये चीज़ें जो हैं ये इनके लिए यूज़फुल होंगी और हम आगे ग्रो करते चले जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर देखें तो हमारे स्टूडेंट और जो हमारी फैकल्टी है, जो इस्तिज़ा इकराम है, उनको भी ये ट्रेन करने की ज़रूरत है उनके इस एरिए में कि AI को कैसे यूज़ करना है एजुकेशन के अंदर उनकी। जैसे देखें ये इस वक्त जो है ना हर चीज़ पर्सनलाइज होती जा रही है। आपकी मेडिसिन फ्यूचर में ये होगी कि पर्सनल मेडिसिन होगी, हर बंदे की एक अपनी रेजिस्टेंस है डोज लेने की, किसी दवाई वगैरह जो आप लेते हैं तो उसकी डोज की एक मकदार होगी, वो उस बंदे के लिए स्पेशलाइज होगी। इसी तरह एजुकेशन में भी ये पर्सनलाइज लर्निंग होगी। अगर एक बच्चा, हम पहले तो हम जो कन्वेंशनल है उसमें तो ये होता है कि एक ही टीचर सबको एक ही चीज़ें पढ़ा रहा होता है, लेकिन अब इस जो AI इरा है इसके अंदर क्या होगा कि हर स्टूडेंट के ऊपर इंडिविजुअली फोकस करेंगे हम, और वो इंडिविजुअली उसको उसकी वीकनेसेस को देखेंगे, और ये AI के थ्रू भी दे सकते हैं। और इसके हम जज करते हैं कि ये बच्चा स्लो सीख रहा है, फास्ट सीख रहा है, या इसकी लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, ये क्या इनफरादी तौर पे जो हम चीज़ इसको दे रहे हैं इसको वो प्रिपेयर भी कर रहा है, क्रैप्स अच्छा कर रहा डॉक्टर है। साहब, तो हमारे पास क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया, आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्कानात, पॉसिबिलिटीज़ बताई। डॉक्टर प्रोफेसर मेहदी हसन साहब, हमारे पास 1 से 1.5 मिनट है। इस पूरे प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को या जो कुछ आपने बताया उसको आप कैसे समराइज़ करेंगे 1 से 1.5 मिनट में? जी, इसमें आपकी साहब सबसे पहले तो ये कि मैं पाकिस्तान का और पाकिस्तान में जो हमारी जो नई यंग जनरेशन है उनका जो फ्यूचर है मैं ब्राइट देख रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और इनका जो इंटेलेक्ट लेवल है बहुत हाई है। सो अब ये जो AI है एजुकेशन में या अपनी रियल लाइफ में किसी भी फील्ड में हम इसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ करें, हम इसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ करें और हम इसको एंड यूजर से ज्यादा हम इसको प्रोड्यूस करने पर आए। हमारी सही। यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सो हम अगर इस फील्ड में आ गए तो हमारी जो जो यंग जनरेशन है बहुत इंटेलिजेंट है, जो कि हमारा रिलेशन सारा दिन होता है यंग जनरेशन के साथ। सो दे आर ब्राइट, दे आर इंटेलिजेंट। सो बस उनको गाइडेंस की जरूरत है फ्रॉम देयर जी, प्रोफेसर्स और उसके बाद बहुत ओवरऑल शुक्रिया जी प्रोफेसर कंट्री। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब। आप दोनों शख्सियात ने, दोनों प्रोफेसर साहिबान ने एक ऐसी फील्ड की जो थोड़ी टेक्निकल है लेकिन बड़े आम फहम अंदाज में इसकी अहमियत इसातिज़ा के लिए, तलबा के लिए, वालदैन के लिए, नौजवानों जवानों के लिए आपने बयान की। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट फील्ड है और दुनिया नाजरीन आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही की है, मसनूई ज़हानत की है, कि अभी मज़ीद हमें इस पर प्रोग्राम करने चाहिए ताकि तलबा को भी, नौजवानों को, जवानों को, वालदैन को इस शोबे से मुतालिक हम सही एलाइन कर सकें, सही गाइड कर सकें। इस एपिसोड से अज़हर अली आबिदी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।